नमस्कार मित्रों। हिंदी बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। कर्मभूमि उपन्यास पर आगे चर्चा करने से पूर्व आइए पिछले व्याख्यान में हमने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया था उन पर एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, पिछले व्याख्यान में हम प्रेमचंद के जीवन और उनके लेखकीय व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। प्रेमचंद के लेखकीय व्यक्तित्व का विकास सन 1903 से लेकर 1936 ईस्वी के बीच में निरंतर होता रहा। समाज में मौजूद हो रही सभी घटनाएं, सभी विसंगतियों का उनके लेखकीय व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं में गहरा प्रभाव पड़ा। यह जो 1903 से लेकर 1936 ईस्वी का कालखंड है, इस दौरान भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही थीं। जहां एक ओर राजनीतिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में मौजूद जो अनेक समस्याएं थीं, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे वह जात पात की समस्या हो, भेदभाव की समस्या हो, धार्मिक आडंबर की समस्या हो, धार्मिक असहिष्णुता की समस्या हो, इन सभी में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी ताकि समाज को और बेहतर बनाया जा सके। अपने समय की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां प्रेमचंद को गहराई से प्रभावित करती हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक संवेदनशील कथाकार अपने युग की घटनाओं से निरपेक्ष नहीं रह सकता है। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि प्रेमचंद का यह जो कर्मभूमि उपन्यास है, इस पर भी अपने समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका गहरा प्रभाव अंकित है। मित्रों, इसी क्रम में हम प्रेमचंद जी की साहित्य के प्रति अवधारणा से भी परिचित होते हैं कि वो साहित्य को किस नजरिए से देखते हैं। प्रेमचंद जी पर सबसे गहरा प्रभाव यदि किसी व्यक्तित्व का पड़ा तो वह महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा का था। यह प्रभाव इतना गहरा था कि उनके आह्वान पे वह अपनी सरकारी नौकरी को त्याग कर पूर्ण रूप से राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। गांधीवादी विचारधारा के प्रति जो उनका अनुराग था, जो उनका विश्वास था, उसके आधार पर उन्हें गांधीवाद का साहित्यिक प्रवक्ता तक कहा गया। इससे हम अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा का प्रेमचंद जी के ऊपर कितना गहरा प्रभाव था। साहित्य में प्रेमचंद इन्हीं गांधीवादी विचारधाराओं के अनुरूप भारत में मौजूद विविध
तरह की समस्याओं का समाधान तलाश कर रहे थे। मित्रों, आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कर्मभूमि उपन्यास की कथा वस्तु पर विचार कर लेते हैं। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी का एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है, जिसे भारतीय समाज के अछूतों और उनकी समस्याओं पर केंद्रित किया गया है। इस उपन्यास का जो रचना काल है वह सन 1931 से 32 ईस्वी के बीच में है, यानी यह उपन्यास इसी दौरान लिखा गया और इस उपन्यास का प्रकाशन नवंबर सन 1932 ईस्वी में होता है। मित्रों, यदि हम दलित हितों की दृष्टि से विचार करें तो 1932 ईस्वी का यह जो वर्ष है वह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसका महत्वपूर्ण होने का जो कारण है कि इसी वर्ष 17 अगस्त को अंग्रेज सरकार के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनल अवार्ड प्रस्तावित किया जाता है, पास किया जाता है, जिसे हम हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय के नाम से जानते थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो दलित वर्ग था उन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था प्रस्तावित की गई और उन्हें 2 मत देने का अधिकार प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया। इस प्रस्ताव में जहां वह अपने एक मत से अपने ही वर्ग के यानी अछूत वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, वहीं वो अपने दूसरे मत से सामान्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। अंग्रेज गवर्नमेंट का यह मानना था, यह विचार था कि इस अधिकार को मिल जाने के बाद भारत में जो दलित जातियां हैं, जिनका जीवन हजारों वर्षों से नरकीय बना हुआ है, उनकी स्थिति में सुधार हो सकेगा और 2 मतों के अधिकार के कारण वह हिंदू जाति का जो उनके ऊपर एक नियंत्रण है, जो एक दबाव है, वह उस दबाव से स्वयं को मुक्त कर सकेंगे। और इस प्रकार भारत में एक अधिक मानवतावादी समाज की रचना हो सकेगी, ऐसा अंग्रेज सरकार का विचार था। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सम्मिलित हुए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी अंग्रेज सरकार के इस विचार से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और उनका भी यह मानना है कि दलित हितों के दृष्टिकोण से यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है और इस निर्णय के माध्यम से दलित अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, अपनी अस्मिता का निर्माण कर सकेंगे। किंतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक मान्य नेता महात्मा गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस निर्णय के प्रति अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराते हैं। उनका यह मानना है कि यह निर्णय, यह अधिनियम भारतीय हिंदू समाज में फूट डालने की एक कोशिश है। उनका मानना था कि यह जो 2 मतों का अधिकार है वह
दलितों को सदैव के लिए हिंदुओं से दूर कर देगा और इस आधार पर वह इसका विरोध करते हैं। इस संबंध में वह भारत के वायसराय एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनेकों पत्र भी लिखते हैं कि वो इसे वापस कर ले और वह चेतावनी देते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो उन्हें मजबूर होकर के आमरण अनशन पे जाना होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने निर्णय पे अडिग रहती है और महात्मा गांधी यरवदा जेल में अपना आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। वहां पर अनेक परिस्थितियों के बीच, अनेक घटनाओं के बीच में अछूतों के प्रतिनिधियों और उच्च जाति हिंदुओं के प्रतिनिधियों के मध्य पूना पैक्ट के रूप में एक समझौता होता है और इस समझौते के बाद महात्मा गांधी अपना आमरण अनशन समाप्त कर देते हैं। इस समझौते के माध्यम से यह तय किया जाता है कि भारत में जो मौजूद दलित वर्ग है उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी और उच्च जाति हिंदुओं को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वह समाज में दलित वर्ग के लिए एक बेहतर वातावरण का निर्माण करें। इस प्रकार 24 सितंबर 1932 को यह पूना पैक्ट, यह समझौता अछूतों और उच्च जाति हिंदुओं के मध्य संपन्न होता है। इस समझौते के अधीन जो संकल्पनाएं व्यक्त की गई थीं उन पर अमल करते हुए महात्मा गांधी 30 सितंबर 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य इस वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना वह निश्चित करते हैं। इसके साथ ही वह अपने लेखों और अपने वक्तव्यों के माध्यम से हिंदू समाज को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह इन वर्गों के साथ एक अच्छा और मानवीय व्यवहार करें। भारत के मंदिरों को जहां इन वर्गों का प्रवेश अब तक प्रतिबंधित रहा, वह आग्रह करते हैं कि इन्हें भी मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाए और एक मनुष्य होने के नाते जो अधिकार शेष व्यक्तियों के पास है वो सारे अधिकार इस वर्ग को भी मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। मित्रों, 1931 से लेकर के 1932 ईस्वी तक की भारतीय राजनीतिक पटल पर घटने वाली इन सारी घटनाओं का गहरा प्रभाव आपको कर्मभूमि उपन्यास में देखने को मिलेगा। अलग उपन्यास के तौर पे अगर आप इसे देखेंगे तो जो मंदिर प्रवेश की घटना है, अछूतों के लिए जो स्कूल निर्माण की घटना है इस उपन्यास में, या उनके हकों और अधिकारों के लिए जो संघर्ष की योजना इस उपन्यास में की गई है, ये सभी घटनाएं इस कालखंड में घटित हुई, जिसे एक कथा के रूप में प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में रूपांतरित किया। अब अगर हम कर्मभूमि उपन्यास के कथा के संबंध में बातचीत करें तो ये कथा मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित है। एक तरफ काशी में घटनाएं घटित होती हैं और दूसरी तरफ
एक पहाड़ी अंचल हरिद्वार के गांव में घटनाएं घटित होती हैं। इन दोनों स्थानों पे घटित होने वाली घटनाओं को इस उपन्यास के मुख्य पात्र अमरकांत के माध्यम से जोड़ा गया है। मित्रों, कर्मभूमि उपन्यास मुख्यतः अमरकांत और उसके परिवार की कथा है। अमरकांत गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित एक संवेदनशील युवक है जो राष्ट्र की सेवा को ही सबसे प्रमुख मानता है और अपना जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता है। उसके जीवन में धन एक माध्यम है गरीबों की, वंचितों की सेवा करने का। किंतु अमरकांत के पिता समरकांत, जो काशी के एक स्थापित व्यवसायी हैं, और अमरकांत की पत्नी सुखदा, जो एक अमीर घर की बिटिया है और जिसका पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं के माहौल में हुआ है, इन दोनों का व्यक्तित्व अमरकांत के विचारों के विपरीत है। समरकांत और सुखदा दोनों जीवन में धन को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं और इतना ही नहीं, वह धन प्राप्ति के उचित अनुचित मार्गों का भी समर्थन करते हैं। उनके लिए धन अपने आप में ही महत्वपूर्ण और पवित्र वस्तु है। यहीं से अमरकांत का अपने पिता समरकांत और अपनी पत्नी सुखदा से एक वैचारिक विरोध उत्पन्न होता है। सुखदा का जो व्यक्तित्व है उसमें पुरुषोचित गुणों का प्राधान्य है और अमरकांत का जो व्यक्तित्व है उसके अभिलाषा में जिस प्रकार की पत्नी की कल्पना है, उन कल्पनाओं पे उनकी पत्नी सुखदा खरी नहीं उतरती हैं। तो जो एक प्रेम पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, वह प्रेम अभी यहाँ अनुपस्थित है। यह वैचारिक विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि अमरकांत अपने पिता की हर एक बात में विरोधी खड़े नजर आने लगते हैं। इन स्थितियों में कुछ समय के बाद एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। हालांकि वो बहुत थोड़े समय के लिए है, जब अमरकांत पिता बनते हैं। पिता बनने के उपरांत उन्हें अपने जिम्मेदारी का बोध होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और उन्हें अपने परिवार के लिए अब कुछ करना चाहिए। तो वह अपने पिता के व्यवसाय में भाग लेने का निर्णय लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम हाथ बटाएंगे, हम उनके व्यवसाय में सहयोग करेंगे। लेकिन इस दौरान अमरकांत को जो अनेक अनुभव होते हैं, पुनः उनका मन इस जो धन कमाने की यह जो एक व्यावसायिक जो माध्यम है, जिनमें उचित अनुचित का कोई विशेष भेद नहीं रह जाता है, तो इसके कारण पुनः उनके मन में एक खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में
अमरकांत की मुलाकात एक मुस्लिम युवती सकीना से होती है। सकीना बिल्कुल अमरकांत के इच्छाओं के जैसी वो अपनी कल्पनाओं में जिस तरह की स्त्री की कल्पना करते थे, वो भावुक हो, संकोची हो, संवेदनशील हो, वह सारे गुण अमरकांत को सकीना में नजर आते हैं और दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं विकसित होने लगती है। किंतु लोक लाज के भय से ऐसी स्थिति बनती है कि अमरकांत अपना घर छोड़ करके, यानी काशी को छोड़ करके, एक पहाड़ी अंचल के एक छोटे से गांव में जा पहुंचते हैं। यह गांव जो रैदासों का गांव है, चमारों का गांव है, दलित अर्थात अछूत जातियों का गांव है। यहां पहुंचने के उपरांत अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। उन्हें लगता है कि यदि हम इस वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ कर पाए, तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है और यह इस राष्ट्र की एक बड़ी सेवा होगी। वह उनके साथ, उनके जो मुखिया हैं, उनके चौधरी कहे जाते हैं, उनके साथ मिल करके अछूतों की स्थिति को सुधारने के प्रयास में लग जाते हैं। वह इन सब का सहयोग लेकर के अछूतों की शिक्षा दीक्षा के लिए गांव में एक स्कूल का निर्माण करने की योजना बना। एक स्त्री मुन्नी के सहयोग से वह उन्हें शिक्षित करने का एक प्रयास भी प्रारंभ कर देते हैं। जीवन में स्वच्छता का जो महत्व है, अमरकांत उससे इस वर्ग को परिचित कराते हैं। उन्हें जीवन में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, इन सारी बातों से वह इस वर्ग को जागरूक करते हैं और निरंतर इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। अछूत वर्ग की इन घटनाओं के साथ ही इस गांव में किसानों की भी समस्याएं मौजूद हैं। किसान जो सामंत के शोषण से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। सामंत के लिए उसका लगान सबसे महत्वपूर्ण है। किसान का जीवन, किसान का सुख दुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वर्षा कैसी हुई, फसल अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, इन सारी बातों को दरकिनार करके जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, वह किसानों से हर हाल में अपना लगान, अपना टैक्स वसूल करना चाहते थे। यह समस्या इस गांव में भी मौजूद थी। अमरकांत किसानों की इन समस्याओं का भी मुखर विरोध करते हैं और यह विरोध इस स्तर पे पहुंचता है कि जो सत्ता है, जो ताकत है, वह अमरकांत को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी ओर अवान्तर कथाओं के रूप में काशी में घटनाएं घटित होती हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस बातचीत के आरंभ में हमने 1932 के दौरान घटित होने वाली अनेक राजनीतिक घटनाओं की जो चर्चा की थी, उन घटनाओं का वो घटनाएं स्पष्ट रूप से इस काशी में घटित होने वाली घटनाओं से उनकी
तुलना की जा सकती है। अमरकांत के पिता समरकांत के सहयोग से काशी में वाल्मीकि रामायण का की कथा का आयोजन होता है। एक मंदिर में यह कथा पंडितों के द्वारा सुनाई जा रही है और समाज का जो उच्च वर्णीय हिंदू है वह इसे सुनने के लिए उपस्थित है। इन्हीं के बीच में एक दिन नजर पड़ने पे वह देखते हैं कि कुछ चमार भी इस कथा को सुनने के लिए मंदिर के अंदर आ गए हैं। उच्च जातीय हिंदू इसका कड़ा विरोध करते हैं और उनकी पिटाई आरंभ कर देते हैं। वहां पर मौजूद डॉक्टर शांति कुमार इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं और तर्क करते हैं कि यह किस प्रकार का धर्म है, यह कैसी व्यवस्था है जिसमें ईश्वर की कथा हो रही है लेकिन उससे एक वर्ग के मनुष्य बाहर है। विवाद बढ़ने लगता है और कुछ युवक डॉक्टर शांति कुमार की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए समरकांत डंडा चला देते हैं जो दुर्भाग्य से शांति कुमार को ही लग जाता है और वो चोटिल हो जाते हैं। धीरे धीरे यह जो घटना है वह तुल पकड़ लेती है और समाज में इसके लिए एक वातावरण बनने लगता है। समाज का जो प्रगतिशील वर्ग है वह धर्म के इस आडंबर का विरोध करता है। शांति कुमार के चोटिल हो जाने के बाद अछूतों के मंदिर प्रवेश का यह जो आंदोलन है उसका नेतृत्व अमरकांत की पत्नी सुखदा करने लगती है और उसके नेतृत्व में जन दबाव इतना बढ़ जाता है कि अंततः रूढ़वादी लोगों को झुकना पड़ता है और मंदिर के कपाट अछूत वर्ग के लिए खोलना पड़ता है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि साहित्य में उस समय प्रेमचंद ने उपस्थित किया था कि जो अभी तक गांधी जी अछूतों के मंदिर प्रवेश के जिस बात के लिए उच्च वर्णीय हिंदुओं को प्रेरित कर रहे थे वही कार्य साहित्य में प्रेमचंद ने इस घटना के माध्यम से करने की कोशिश की है। इसके साथ ही एक और आंदोलन जिसका उद्देश्य गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करना है वह काशी में सुखदा, रेणुका और शांति कुमार के नेतृत्व में आरंभ होता है। इन तीनों व्यक्तियों ने एक योजना बनाई कि गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करके और उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए। किंतु इस योजना में लाला धनीराम एक बाधा के रूप में खड़े नजर आते हैं। लाला धनीराम समरकांत के दामाद हैं और अमरकांत की बहन नैना के पति हैं और इस योजना में उनके कुछ व्यवसायिक हित प्रभावित हो रहे थे जिसके कारण वह इसके विरोध में खड़े थे। यह आंदोलन भी धीरे धीरे उग्र हो चलता है। सत्ता इसे दबाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में सुखदा, शांति कुमार,
रेणुका सभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आगे चल करके इस आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत की बहन नैना करती है और परिस्थितियां ऐसी बनती है कि नैना अपने पति धनीराम की गोली का शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त करती है और यहां पर यह आंदोलन बिल्कुल उत्तेजना के चरम पर पहुंच जाता है। इसके बाद जो इस उपन्यास का जो अंतिम भाग है, वहां पर इस उपन्यास के सभी पात्र जेल में उपस्थित होते हैं। अमरकांत, सुखदा, रेणुका, शांति कुमार, समरकांत और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उनके गिले शिकवे दूर होते हैं और इसका एक सुखांत होता है। मित्रों, प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से ये सुनिश्चित करते हैं कि अंत में सभी महत्वपूर्ण पात्र अपने अपने व्यक्तिगत आग्रहों को छोड़ करके एक परिवर्तित हृदय के साथ समाज को बेहतर बनाने की दिशा में तत्पर हो जाते हैं। तो प्रेमचंद जी का जो उद्देश्य था कि भारत में मौजूद अछूतों की समस्याएं का एक समाधान प्रस्तुत किया जाए और जिसका गांधीवादी समाधान यह था कि उच्च जातीय हिंदू अपने भीतर एक बदलाव लाए, मानवीय विचारधारा का समर्थन करे और समाज को इन वर्गों के लिए और बेहतर और मानवीय बनाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ ये उपन्यास समाप्त होता है। तो मित्रों, अब तक इस उपन्यास के संबंध में जितनी भी बातें हुई हैं, आप उस पर विचार करिएगा और इस उपन्यास से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।